Recommend, sir? आइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बैठिए। Thank you, sir. दीपक, कोविड से संबंधित एहतियात हम लोग बरत रहे हैं, इसलिए आपस में भी दूरी रखी है जी और सर। आपकी कुर्सी भी दूर रखी गई है। चूंकि सुरक्षित दूरी है तो मास्क आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, सर फॉगिंग से बचने मैं के लिए। मास्क में ही कंटिन्यू करना चाहूँगा सर। ठीक है, एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं। जी सर। दीपक, यस। ठीक है, पहले अपना परिचय दीजिए। श्रीमान प्राथमिक शिक्षा स्कूल मिलिट्री स्कूल चैल शिमला से करने के पश्चात मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। फिर मैंने कुछ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में सेवाएं दी। फिर गांव में क्लिनिकल प्रैक्टिस किया और मौजूदा मैं राजस्थान सरकार में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। और कुछ मेरी रुचियाँ हैं, जैसे बास्केटबॉल खेलना और ड्राइंग करना। राजस्थान सरकार में कब से हैं आप? जनवरी इसी साल जनवरी से। जनवरी 2021 में ज्वाइन किया है। यस सर। तो आपने MBBS 2015 में किया? 2016 में पास आउट किया था सर। 16 में पास आउट किया। इंटर्नशिप किया। तो ये 5 साल क्यों लगा दिया ज्वाइन करने में? डॉक्टर को नौकरी की कोई दिक्कत तो है नहीं, यस सर। मिल तो जाती है। सर इंटर्नशिप के बाद से मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस कुछ किया दिल्ली के अस्पताल में, लोकनायक और GB पंत हॉस्पिटल में, और उसके बाद मैंने ज़्यादातर समय गांव में ही क्लिनिकल प्रैक्टिस किया सर। तो 2018 तक आप बता रहे हैं कि आप रहे हाउस सर्जनशिप आपने, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि MBBS आपका जब 2016 में हो गया, यस सर। तो हाउस सर्जनशिप आपको 2018 में क्यों करना पड़ा? सर यह तो 2018 में मैंने कुछ समय के लिए, जैसे छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए 3-3 महीने के लिए किया। वह कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पे किया। अदरवाइज़ मैं रेगुलरली गांव में ही क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ। ओके। तो अब आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? क्लिनिकल प्रैक्टिस या मेडिकल अफसर की नौकरी तो अच्छी है। ये सर नौकरी अच्छी है सर, लेकिन इसी नौकरी में और इसी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने यह पाया कि जितना मैं पब्लिक इंटरफेस हुआ मेरा, तो मैंने स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य प्रशासन को दोनों को बड़ी नज़दीकी से देखा और दोनों में गैप पाया और दोनों को जोड़ने के लिए काफ़ी स्कोप पाया। कुछ आपकी इजाज़त से मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का। श्रीमान एक महिला आई थी, उनको एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स लग ही रहे थे। मैंने हीमोग्लोबिन की जांच करवाया तो पाया 7.3 उनका हीमोग्लोबिन था। तो जैसे कि हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में सीखा था कि इनको न्यूट्रिशनल एडवाइस देना है और उसमें अनार बढ़िया होता है, तो मैंने लगते ही कह दिया कि आप अनार खाया कीजिए। श्रीमान थोड़ा सोचने पर मजबूर हुआ थोड़े समय बाद में कि इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, इनकी इनकम लेवल इतना अच्छा नहीं है कि अनार खा सकते हैं। तो वहाँ पर मैं, हालांकि उसी समय तो मैंने उनको कुछ अल्टरनेटिव बताया, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर स्वास्थ्य प्रशासन का देखने को मिला, जिसमें मुझे लगा कि मैं अपने कार्य क्षेत्र से और ज़्यादा क्षमता के अनुसार और ज़्यादा कर सकता हूँ और अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैंने प्रशासन में आने का चुना। ठीक है दीपक जी, सर। Since you are MBBS doctor, right? Where you are posted in these days? अभी मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर सराय उदयपुरवाटी तहसील में पोस्टेड हूँ। What district? डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान। Junjunu, yes. यस सर। That is Sekhavati Patti. यस सर। Right. Look, Sekhavati Patti in general, and look, Karauli, Rajsamand, Tong, these are the district, even but most of the district of Rajasthan suffering from acute disease that is called silicosis, right? My first very question is, what is the Rajasthan silicosis policy 2019? 2019, Rajasthan government has announced Rajasthan silicosis policy. What are the preventive and what are the curative provisions in this particular policy? Yes, please. श्रीमान राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं कि कोई भी जो ऑक्यूपेशनल हैं जहाँ पे सैंड माइनिंग और या फिर ऐसे एक्सपोजर है, तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाएंगे और यह एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यूरेटिव में सिलिकोसिस पेशेंट के लिए स्पेशल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बड़े हॉस्पिटल में। What are the districts of Rajasthan come under tribal subplan? You are a student of anthropology. So what are the districts come under tribal subplan? Either it is integrated tribal development program or modified area development agency or primitive tribal development agency. Yes.
So under three tribal sampran, what are the districts, tehsil, right, or blocks? Name the all such districts. सर राजस्थान के ज़्यादातर सदर्न राजस्थान में ज़िले जैसे डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। Not knowing exact one, exact districts comes under this program. Okay. यस सर। Look, Government of India today announced what e-rupee, right? How e-rupee is going to benefit directly to tribal population of Rajasthan, SC population. We call what in anthropology vulnerable population. So how e-rupee is going to benefit vulnerable population of Rajasthan, in particular India in general? How? सर राजस्थान की पॉपुलेशन जो SC ST की है पर्टिकुलरली अगर देखें तो ई-रुपी उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए और बाकी स्कीम। How? सर That is the yes, point. How that is going to be benefited? सर क्योंकि ई-रुपी इसी आधार पर तय बनाया गया है कि यह सिर्फ पर्टिकुलरली एक्सेप्टिंग सेंटर पे ही एक्सेप्ट होगा, जिसके जरिए आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर यह वाउचर आपको टीबी की जांच के लिए मिला है। Good one. Look, new education policy has completed 1 year, right? And universalization of education under Article 21A as a primary responsibility of Government of India and state government. And for that purpose, look, regional language, mother language have been considered for what technical education like engineering. How this particular provision, regional language used in technical education, going to do empowerment of SC ST as well as women in general? How? सिमा अगर SC ST पॉपुलेशन को देखें तो उनका जो मदर टंग है और कोई जो अच्छी लैंग्वेज वह जानते हैं तो हिंदी है या फिर मदर टंग है। इंग्लिश में इतने ज़्यादा वो नहीं अच्छे प्रखर नहीं होते हैं। तो अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग कोर्सेज हिंदी में करते हैं, जो कि अभी काफ़ी यूनिवर्सिटी शुरू कर चुकी हैं। 11 universities started in India. Yes, please. यस सर। तो वह उनको उनकी जो मेंटल कैचिंग पावर है वह जल्दी कैच करेंगे और वह टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ My पाएंगे। question was how this is going to empower these. That is what ability of accessibility of education you are talking. Okay, last question of mine. Look, Diageo India as a first corporate or company has started 26-week paternity leave to actually father. Female is what already there, but they have started 26-month paternity leave, right? Even your biological father or adopt some child or your father of a surrogacy, universal one. My question is what how this particular policy is going to change India's corporate ecology? How? सर यह पॉलिसी जो पैटर्निटी लीव देते हैं यह कॉरपोरेट में इस तरह प्रभावित करेगी कि इसमें एक तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ख़त्म करने के लिए काम करेगी। दूसरा, अगर मेल और फीमेल दोनों फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट सकते हैं तो वो करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बांट सकते हैं, तो उनका कॉरपोरेट सेक्टर में करियर एडवांसमेंट। Do you consider giving only paternity leave or any concession or reservation to women is a kind of gender inequality? If the same problem or same actually social, economic, political condition is applicable to a male in same circumstances, look, if you giving or awarding only female, not male, this is not a kind of gender equality. Look, there's a new kind of gender equality evolved. That's why I'm asking you how this is going to change the ecology of corporate. सर यह अगर मैटरनिटी लीव देते हैं यह जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन उनका ऐसा होता है। तो उसमें साथ में अगर हम पैटर्निटी लीव भी देते हैं, individual mother is mother because of look both sexes, number one, and the responsibility in feminism, right, that is a part of your syllabus, is not only of mother and herself. Equal responsibility or more responsibility must be given to father. So why not father should take care of what that particular lady? So the leave is very important. How you do discrimination? Giving leave only to mother is not going to help herself during actually maternity leave. यस सर। You are doctor, you could understand my point. जी सर। So that is the point. Okay, thank you gentlemen. Thank you. थैंक यू। अब मुझे ये बताइए कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? सर राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। इसमें एक सरिस्का टाइगर रिजर्व आते हैं, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व आते हैं। अभी हाल ही में शायद आपने पढ़ा नहीं है कि एक और टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है,
मुझे ये बताइए कि कौन सा वो डिक्लेरेशन था जिसके अनुसार जो टाइगर्स की संख्या है उसको डबल करने की बात कही गई थी? सर ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है सर, जिसमें टाइगर्स की जनसंख्या डबल करने की बात कही गई है। और ये कब तक का टारगेट था? क्षमा चाहूँगा क्या सर भारत ने इसे पूरा कर लिया है? हाँ सर, हाल ही में जो 2019 में जो टाइगर सर्वे हुआ था, उसमें लगभग दोगुना संख्या पाई गई है 2006 के मुकाबले। ठीक है। चलिए अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करें तो अ, बार-बार बात ये हो रही है कि भारत तालिबान के साथ वार्ता करनी चाहिए और अनऑफिशियल चैनल्स के द्वारा हुई भी है। आप मुझे ये बताइए कि तालिबान के सामने क्या संकट है भारत से बात करने पर? कि क्या तालिबान बिल्कुल बात करना चाहता है या उसके पास भी कुछ उसको भी कुछ डिलेमा है? सर, तालिबान के पास यह भारत से बात करने के लिए यह संकट है कि तालिबान का और जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं फ़िलहाल पाकिस्तान और चाइना, उनके साथ में उनकी ज़्यादा फ्रेंडशिप देखने को मिलती है और वह एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं कि आप भारत से जो वार्तालाप करें उसमें जो थोड़ा कॉशियस रहें। अच्छा, क्या माना जा सकता है कि जो तालिबान के लोग दोहा में बैठे हुए हैं और वो तो शांति की बात कर रहे हैं, यस सर। जो तालिबान के फाइटर्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो शांति को किसी हाल में भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ऐसा है कि मतलब तालिबान अलग-अलग गुटों में बँटा हुआ है और भारत को उन गुटों के साथ बात करनी चाहिए जो कि एकदम ही पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं और एक इंडिपेंडेंट और स्टेबल अफ़गानिस्तान की कोशिश कर रहे हैं? सर, जो वार्तालाप सिचुएशन है दोहा में अलग और ऑन ग्राउंड जो अफ़गानिस्तान में अलग, उसमें ऐसे कुछ प्रतीत होता है कि कुछ थोड़ा बहुत गुटों में बँटे हैं। लेकिन लीडरशिप तालिबान की एक सिंगल लीडरशिप ही है, तो उसमें भारत को उस सिंगल लीडरशिप से बात करना चाहिए और आगे आने वाले समय में भारत को अफ़गानिस्तान को साथ संबंध बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी भारत ने एक डिप्लोमैटिक इनिशिएटिव किया था वैक्सीन मैत्री, यस सर। क्या था ये? सो वैक्सीन मैत्री एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जहाँ पर भारत द्वारा बाकी देशों को जो गरीब देश हैं अफ्रीका का और एशिया में, वहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी और जिसमें इसको अभी सस्पेंड किया गया है यस सर। सेकंड वेव के बाद, यस सर। ठीक है। तो अगर हम इसको अब हाइंडसाइट में देखें, पीछे की तरफ देखें आज की समझ से, तो ऐसा कई विद्वानों का मानना है कि शायद भारत ने जल्दीबाजी की वैक्सीन मैत्री जैसे प्रोग्राम को लॉन्च करने में। पहले भारत को अपनी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना चाहिए था। तो आज की डेट में आप डॉक्टर हैं, यस सर। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या भारत ने जो किया उस समय वो सही था? या आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद भारत को पहले अपनी जनसंख्या को करना चाहिए जैसा कि बाकी कई देशों ने किया? सर, अगर आज के समय हम हाइंडसाइट में देखते हैं तो यह बात सही है कि नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर भारत को पहले अपनी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना चाहिए और फिर अगर सरप्लस वैक्सीन है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस टोटल वैक्सीन जो लगभग 6.5 करोड़ डोज़ दिए गए थे, उसको अगर हम सेग्रीगेट कर देखें तो लगभग पाते हैं कि 84% वैक्सीन तो हमें ऑब्लिगेशन था हमारे देश पर, जो कि हमें एक्सपोर्ट करना ही चाहिए था किसी भी डील और एग्रीमेंट के तहत। तो और उसके बाद से हमें समय रहते ही वो पॉलिसी चेंज कर दी और भारतीयों को वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया। पक यस सर। अच्छा, वॉवलिंग क्या होता है? अर्थ वॉवल भी होता है। सो जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो अपनी धुरी पर जब झटका या फिर यूँ कहें तो ज़्यादा झटका दे लेती हैं या फिर ज़्यादा हिलती हैं तो उसको वॉवलिंग कहते हैं, जो कि एबनॉर्मल सा तो इसी तरह की वॉवलिंग मून में भी बताई जा रही है कि हो रही है। अगर ये वॉवलिंग होती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर? सर, अगर ऐसी वॉवलिंग होती हैं तो इसमें ओशियन और कॉन्टिनेंटल पे फ़र्क पड़ेगा और जिसमें ओशियनिक वेव्स में सुनामी और बड़ी वेव्स आ सकती हैं जो कि जान माल की हानि कर सकती हैं। क्या और सुनामी साथ का कोई लेना देना चंद्रमा से भी होता है? यस सर, ग्रेविटेशनल वेव्स सॉरी सर, जो दोनों बॉडीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन है सर, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, उसकी वजह से सुनामी आती है। यस सर। और ज्वार भाटा कैसे आते हैं? सर, ज्वार भाटा से टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जहाँ पे प्लेट्स स्लाइड करती हैं तो वहाँ गैप बन जाते हैं और फिर वो गैप पानी द्वारा फिल करते हैं और फिर जब अचानक टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो वो प्रेशर बनता है सर। ठीक है, तो ये बताइए कि भारत के किस हिस्से में ज्वार इस तरह के आए हैं आज तक? सो ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं सर। ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। दीपक, हीट वेव क्या होता है? सो हीट वेव एक क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पर अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहता है 2 दिन से ज़्यादा, तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वह यह अनाउंस करते हैं कि ये हीट वेव कंडीशन है और इसके आधार पर उतनी सावधानियां बरती क्या जाए। अलग अलग क्षेत्रों के लिए तापमान का रेंज अलग अलग है या एक ही है? 45 डिग्री कॉमन है?
इस लगभग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के लिए ये है, और बाकी हिल जो स्टेशन है, हिल टेरेन है, उनके लिए तापमान की जो है थ्रेशोल्ड वो कम है सर। कितना है? क्षमा चाहूँगा सर, इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, आपकी हॉबी है ड्राइंग करना, कुछ लोगों की हॉबी होती है स्केचिंग करना, यस सर। तो दोनों में कोई फ़र्क होता है? सर ड्राइंग में और स्केचिंग में थोड़ा फ़र्क होता है सर। स्केचिंग में लगभग एक खाका तैयार करते हैं स्केचिंग में, और जब उसे एक खाका को पूरा पूर्ण रूप देते हैं, और जिसमें उसको ड्राइंग कहते हैं सर। और मैपिंग क्या होती है फिर? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं। मैप तो आप पढ़ते भी होंगे भारत का, यस सर। दुनिया का, तो मैप बनाने में और स्केच करने में क्या फ़र्क है? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, आप ड्राइंग के लिए बहुत सारी पेंसिल ड्राइंग आपकी बेसिकली हॉबी है ना? यस सर। तो पेंसिल ड्राइंग के लिए कई बार हम देखते हैं पेंसिल पर लिखा होता है 4B 2B, फिर कई पेंसिल पर 2F 4F लिखा होता है, 2H 4H 8H ये सब लिखा होता है, तो ये H और B का क्या मतलब होता है? सो एच और बी का पेंसिल की जो शेड होती हैं वो उस आधार पे होता है। एच का मतलब हार्डनेस होता है और बी का मतलब ब्लैकनेस होता है सर। अच्छा, तो ये आधार है। तो B अगर जिस पे लिखा हुआ है वो ब्लैक है, यस सर, डार्कनेस उसकी ज़्यादा है, यस सर, और H का मतलब हार्ड होता है। यस सर। ग्रेफाइट क्या होता है दीपक? सो ग्रेफाइट एक कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसमें प्योर कार्बन मिलता है सर। मॉलिक्यूल है जिसमें प्योर कार्बन मिलता है, यस सर। और इम्प्योर कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है? सो इम्प्योर कार्बन काफ़ी सारे जैसे कोयला है, कोयला है सर, तो कोयला है उसमें इम्प्योर कार्बन है। यस सर। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कार्बन प्योर होता है या कार्बन इम्प्योर होता है? सो अगर ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल देखें तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन बॉन्डिंग के कार्बन ही है, और कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग होती है, और इसमें और कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल अदर एलिमेंट्स नहीं है। बाकी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं सर, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं और उसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। दीपक, यस मैम। अभी आप शिमला के बारे में कुछ बता रहे थे कि आप शायद शिमला में आपने पढ़ाई की है या आप रहे हैं। मुझे ये बताइए, हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे शिमला जूझ रहा है? मैम, एक समस्या है टूरिज़्म का, जहाँ पे कैरिंग पोटेंशियल शिमला का और हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा होता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू कैरिंग कैपेसिटी। और मैम उसके अलावा डेवलपमेंट की वजह से शिमला में जैसे पानी की समस्या भी ज़्यादा हो रही है मैम। अगर आप शिमला में पोस्टेड हों तो आप ये पानी की समस्या का सुधार कैसे करेंगे? मैम, अगर मैं शिमला में पोस्टेड होता हूँ तो पानी की समस्या के लिए जो वहाँ पे जो नदियाँ हैं मैम हिमाचल प्रदेश की, वहाँ उन नदियों से पाइपलाइन के थ्रू एक तो पानी पहुँचाया जा सकता है, और उसके अलावा मैम जो वाटर कंजर्वेशन की जो क्या आपको लगता है पहला काम नहीं हो रहा है अभी तक? ऐसा नहीं होगा कि पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा रहा होगा? मैम, यह काम चल रहा है, लेकिन उसमें और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो वो आप कैसे मोबिलाइज करेंगे? मैम, यह इन्वेस्टमेंट जो है या तो जो 90-10 के रेशियो के हिसाब से केंद्र सरकार से मिलता है, वह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और चलिए या फिर छोड़िए, ये बताइए मुझे, आपके फेवरेट टीचर कौन रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, कहीं भी? फेवरेट टीचर, फीमेल टीचर कोई भी? डॉक्टर श्रीनिवास, फोरेंसिक मेडिसिन। क्यों पसंद है? उनकी 3 क्वालिटीज़ बताइए मुझे। डॉक्टर श्रीनिवास बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, जो कि सिर्फ क्लास आवर्स में ही नहीं, उनके बाद में भी वह बच्चों के लिए उपलब्ध रहते हैं, टीचिंग के लिए भी और अदर। उसके अलावा? दूसरा मैम, डॉक्टर श्रीनिवास के जो मेडिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है बहुत नायाब है, और उनका लर्निंग में ठीक है। तीसरा? तीसरा मैम, डॉक्टर श्रीनिवास एक सादगी भरे इंसान हैं। अगर मैं डॉक्टर श्रीनिवास से दीपक के बारे में पूछूं तो आपकी ऐसी कौन सी खूबियाँ होंगी जो वो हमें बताएंगे? मैम, डॉक्टर श्रीनिवास यह बताएंगे कि दीपक एक अच्छा श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, और दीपक को एक यह जानते हैं कि प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करना है, और उस आधार पे काम करते हैं। ठीक है दीपक, मैंने देखा कि आपने स्पिक मैके के साथ भी काम किया है। यस मैम। क्या स्पिक मैके एक एनजीओ है? एग्जैक्टली मैम, इस बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, आप पढ़िएगा इस बारे में। यस मैम। आप बास्केटबॉल में भी रुचि रखते हैं? यस मैम। मुझे बताइए, क्या इंडिया एनबीए का पार्ट है या कभी पार्ट रहा है? पार्टिसिपेट किया इंडिया ने एनबीए में? मैम, इंडिया ने एनबीए में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन कुछ इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं जो एनबीए में खेले हैं। आप श्योर हैं कि इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया एनबीए में? मैम, जहाँ तक मेरी जानकारी है चलिए मुझे बताइए, आपके फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर कौन है? मैम, माइकल जॉर्डन को मैंने देखा है, वो अच्छे के फेवरेट प्लेयर हैं। फीमेल बास्केटबॉल प्लेयर कोई? मैम, फीमेल बास्केटबॉल प्लेयर में तो बनारस के सिंह सिस्टर्स को खेलते देखा है मैम। ठीक है। दीपक मुझे बताइए, एआरसी और बैड बैंक में क्या डिफरेंस होता है? मैम, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो हैं वह जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए लेते हैं,
और फिर या तो वो परचेज़ कर लेते हैं या फिर उन्हीं के जो ओनर हैं, जो रियल ओनर हैं, उन्हीं का ये बैड स्टेक। बैंक से कैसे अलग है? मैम बैड बैंक से इसलिए अलग हैं कि बैड बैंक से सारे एसेट परचेज़ कर लेते हैं और फिर वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको कैसे रिकवर करेंगे। ये बताइए, भारत कोविड की तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है? क्योंकि आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हम कितना तैयार हैं तीसरी लहर के लिए? मैम दूसरी लहर के कंपेयर हम तीसरी लहर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हैं, जहाँ पर लगभग 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं और वैक्सीनेशन की स्पीड भी अभी सही चल रही है। और तीसरी लहर का अनुमान जो लगभग सितंबर अक्टूबर में है, तब तक हम लगभग 60 करोड़ पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दे चुके होंगे। और इसके अलावा हमने पीडियाट्रिक आईसीयू और एडल्ट आईसीयू के भी काफ़ी वृद्धि की ठीक है, है। थैंक यू। विश्व के कुछ महिला नेताओं का नाम बता सकते हैं? सो एंजेला मर्केल जर्मन की चांसलर हैं, और हैरिस मार्विन हैरिस हैं सर, वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की, और आर्डन जसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, WTO के अध्यक्ष कौन है अभी? सर WTO की अध्यक्ष भी महिला हैं, लेकिन उनका नाम अच्छे से याद नहीं है सर। अच्छा, ये बताएं कि अनुलोम विवाह क्या होता है? सो अनुलोम विवाह एक मैरिज का टाइप है, जहाँ पर जो मेल जो हैं वो अपर कास्ट से आते हैं और जो ब्राइड है वो लोअर कास्ट से आती है। अच्छा, ये बताएं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के शुरू में जो सामाजिक धार्मिक सुधार के कार्यक्रम चले, वो बीमारू क्षेत्र में क्यों नहीं चल पाए? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम अपने पैर नहीं जमा पाए, क्यों? सर इसका कारण मैं यह देखता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर प्रोविंशियल सरकारें रहीं, और जिन्होंने ऐसे ग्राउंड लेवल पर सोशल सिस्टम को चेंज करने का लगभग 19वीं सदी के अंत के बाद में इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने सिर्फ अपनी एक्सप्लॉयटेशन और उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया। ठीक है दीपक, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।